नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के चंदन सर। आपने पिछले क्लासेस में पढ़ाई किया था आधुनिक भारतीय इतिहास की ओर से। मैंने पढ़ाया था आपको भारत में कंपनियों का आगमन, जिसमें आपने पुर्तगालियों का क्लास कर चुके हैं। अब आगे डच की क्लास आज मैं करा रहा हूँ। आप जानते होंगे भारत में डच भी आए थे व्यापार करने के लिए। इससे पहले मैं बता दूँ डच है कौन। देखिए, डच को ही हम लोग बोलते हैं हॉलैंड, डच को ही बोलते हैं हॉलैंड, और हॉलैंड को ही हम लोग बोलते हैं नीदरलैंड, जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। जिसकी राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। जी हाँ दोस्तों, एम्स्टर्डम से ही लोग व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। ऐसे हम लोग डच के नाम से जानते हैं। भारत में व्यापार करने के लिए यह 1595 में आए थे। सबसे पहले हाइटमैन, जो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हाइटमैन है, और यहाँ पर आपका डच का वर्ल्ड मैप में दिखाया हुआ है। हाइटमैन सबसे पहले 1595 में भारत की ओर आता है, लेकिन वो अफ्रीका से होते हुए ये भारत की ओर न जा करके यह इंडोनेशिया की ओर चला गया। इंडोनेशिया में यहाँ पर सुमात्रा है, जो आप देख सकते हैं। यह इलाका आपको हमने बताया था सुमात्रा। इस सुमात्रा पहुँचता है। सुमात्रा पहुँचने का मूल कारण यह होता है कि वहाँ पर मसालाओं का खेती बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़्यादा होती है मसाला। इसी ओर में मसाला होती है। आप भारत में केरल में, साउथ में आप मसाला का उत्पादन ज़्यादा देखते हैं। आप सोचते होंगे दोस्तों कि आखिर मसाला के लिए यहाँ उतना दूर से यहाँ पर आना क्या तारीफ थी बात थी। जी हाँ दोस्तों, इस इलाका में आपका मौसम सही अनुकूल नहीं होने की वजह से आपका मसाला का उत्पादन यहाँ पर नहीं होता है, और मसाला का खेती इधर भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होती है, जिससे मसाला के लिए ये लोग आयात करते थे। सुमात्रा में मसाला का व्यापार ये लोग क्या करते थे। बाद में सारी कंपनियां ने मिल करके एक न्यू कंपनी बनाई, और वो कंपनियां आपको बनाने वाली थी भारत में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यह डच के संसद में बिल पास हुआ। 21 वर्षों के लिए भारत की ओर पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए इन्हें स्वतंत्रता दी गई। तो सबसे पहले ये भारत की ओर जब रुख करते हैं तो आपको मसूलीपट्टनम में पहुंचते हैं। यहाँ से होते हुए ये मसूलीपट्टनम सबसे पहला फैक्ट्री, भारत में इनकी सबसे पहला फैक्ट्री 1605 ईस्वी में होती है। मसूलीपट्टनम, जिसको बोलते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम बंदरगाह, प्रसिद्ध बंदरगाह है। उस बंदरगाह पर के तट पर ही, कोरोमंडल तट पर ही इनकी पहली फैक्ट्री स्थापना होती है। यह व्यापार करने लगते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अंग्रेज यहाँ तब तक आ चुके थे और अंग्रेज मसाला में ज़्यादा रुचि रखते थे, जिसके कारण यह मसाला का उत्पादन, मसाले पर ध्यान से हटा करके कपड़ा की ओर यह अपना ध्यान आकर्षित कर लिया। यह कपड़ा की ओर चला गया, कपड़ा का व्यापार करने लगा। मसूलीपट्टनम से पहला फैक्ट्री स्थापित करने के बाद यह दूसरे फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए आपका 1610 ईस्वी में पुलिकट, जी हाँ दोस्तों, यह पुलिकट हुआ। यह पुलिकट मद्रास में दूसरी फैक्ट्री का इन्होंने स्थापना किया। इसी पुलिकट में इन्होंने एक सोने की सिक्का चलाने की प्रचलन स्टार्ट किया। इसके लिए वहाँ पर एक शासक थे चंद्रगिरी। पुलिकट का शासक कौन थे? चंद्रगिरी से अनुमति लेकर के यह पुलिकट में अपना अस्थायी ऑफिस बनाया, कह सकते हैं आप लोग। वहीं पर इन्होंने एक स्वर्ण सिक्का चलाया, टकसाल खोला और स्वर्ण सिक्का चलाया। स्वर्ण सिक्का का नाम रखा इन्होंने पैगोडा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखेंगे। पैगोडा नामक स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया? तो डचों ने चलाया था। अब दूसरी क्वेश्चन होती है, पैगोडा में किस का आकृति अंकित है? जी हाँ दोस्तों, आप साउथ में देखते हैं, यह पैगोडा आपका साउथ में है, पुलिकट में है, जो कि मद्रास में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंकटेश्वर भगवान अर्थात विष्णु भगवान की मूर्तियाँ बृहद पैमाने पर है, मंदिर बहुत है। तो ये वेंकटेश्वर प्रसाद विष्णु भगवान की मूर्ति का यानी फिगर का अंकन उस पैगोडा धातु पर किया गया था। लोग व्यापार किया करते थे, कहीं कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन इसी बीच 1623 ईस्वी में एक घटना घट जाती है, अम्बोयना की घटना। अम्बोयना एक इलाका है। इस इलाका में एक घटना घटती है जिसमें डचों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते हुए, युद्ध करते हुए कुछ अंग्रेजों को और जापानियों को पकड़कर कत्लेआम कर देते, वध कर देते हैं।
यहीं से इनकी स्थिति खराब होना प्रारंभ हो जाता है। अंग्रेजों के साथ इनकी प्रतिद्वंदी बनने लगती है, अंग्रेजों के साथ ये लड़ने लगता है, अंग्रेजों के साथ हमेशा युद्ध होने लगती है। आपको बता दो दोस्तों, डच भी एक महत्वपूर्ण और एक बहुत शक्तिशाली देश था। कंपनी आया और पुर्तगालियों से ये जगह लूटता था, जगह को ले लेता था, युद्ध करके जीत लेता था, लेकिन पुर्तगालियों से जीतने के बाद अंग्रेजों से ये हार जाता था। आप कह सकते हैं कि डच लोग पुर्तगालियों से क्षेत्र छीनता था और डचों से अंग्रेज लोग क्षेत्र को छीन लेता करते थे। डच परेशान हो गए, स्थिति गंभीर हो गई, इनका दिक्कत होने लगा, अंग्रेजों के साथ हमेशा बार बार युद्ध होने लगा, जिसके कारण अंततः यह घबरा गया। 1759 ईस्वी में बात होती है। 1759 ईस्वी में एक बेदरा का युद्ध होता है, जो कि पश्चिम बंगाल में आपका होता है। ये इस इलाका में पश्चिम बंगाल है, इस इलाका में बेदरा का युद्ध होता है। उसमें अंग्रेजी गवर्नर कर्नल फोर्ड थे। कर्नल फोर्ड के नेतृत्व में एक युद्ध होती है, बेदरा का युद्ध होती है। बेदरा के युद्ध में डच पराजित हो जाता है। डच पराजित तो हो जाता है जरूर, लेकिन भारत को छोड़ता नहीं है, चला जाता है, कुछ क्षेत्रों में सीमित ही रह जाता है। बाद में फिर एक बार युद्ध होती है और युद्ध होने के बाद स्थिति गंभीर होती है और डच और अंग्रेजों के बीच में एक व्यापारिक रिश्ता बनता है, एक संधि होती है और संधि 1825 ईस्वी में होती है। कहता क्या है भारत के अंग्रेज लोग कि ऐसा है, भारतीय क्षेत्र जितने तुम्हारे पास है वो हमें दे दो और तुम इंडोनेशिया से व्यापार करो, मुझे भारत मेरे लिए छोड़ दो। तो दोस्तों, वह भारत को छोड़ देता है और इंडोनेशिया में चला आता है, इंडोनेशिया से ही व्यापार करने लगता है। धन्यवाद दोस्तों। आगे की क्लास मैं और आगे बताऊंगा, लेकिन आप पूरी देखने के लिए अच्छा से ध्यान से देखें। धन्यवाद।